अब यहाँ से शुरू होती है एक्सरसाइज 1.1। हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहला बोलता है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। उसने बोला एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9, मतलब ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर करके 9 आता है। तो आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी यहाँ तो आपने ऑब्जर्वेशन से देख लिया, अगर कभी मुश्किल वाला कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाए जिसको इतना आसान ना हो देखना, तो फिर आप इसके फैक्टर कर लो। देखो कैसे फैक्टर करेंगे। हमने लिया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर -9, 9 को लिख लो 3 स्क्वेयर, और इधर बचेगा 0, इसको इधर ले आए 9 को और लिख लिया 3 स्क्वेयर। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया, तो ये बना x -3 दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ बन जाएगा या तो ये x -3 0 है या फिर x प्लस 3 0 है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उनमें से कोई ना कोई एक 0 जरूर होगा। यहाँ से x का वैल्यू आया 3 और यहाँ से x का वैल्यू आया -3, मतलब वो 3 और -3 ये बनेगा। तो इस तरीके से या तो आप डायरेक्ट सोच लो, नहीं तो ऐसे बना भी सकते हैं। नेक्स्ट देखें सेकंड वाला, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, 5 से कम है, लेस देन 5, 5 से कम है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर ऐसा तो कौन है जो 5 से कम भी हो और पॉजिटिव इंटीजर भी हो, तो यही बनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि 0 के बारे में हम बोलते हैं नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसको तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसने बोला है कि x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, और इवन भी हैं, 5 से डिवाइड होने वाले भी हैं और इवन भी हैं। तो 5 से डिवाइड होने वाला इवन नंबर कौन है, वो 10 है। फिर कोई बच्चा कहेगा नेक्स्ट सर 15 आता है, बट बच्चे 15 जो है वो इवन नहीं है, वो ऑड नंबर है। तो 10 के बाद नेक्स्ट इवन आएगा 20, नेक्स्ट इवन आएगा 30, फिर आएगा 40, और ऐसे करके हम चलते जाएंगे। ठीक है, 50 और यहाँ कॉमा लगा के लगा दो डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये कहता है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो -1 से छोटा हो। ठीक है, -1 से छोटा हो। तो देखो ये हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, और जो हमारे नेचुरल नंबर है वो यहाँ होते हैं। तो -1 से छोटा मतलब इस तरफ तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। तो इसमें लिख देंगे 5, या तो 5 लिख दो। अगर 5 नहीं लिखना तो फिर आप ऐसे करली ब्रैकेट लगा दो खाली, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं लिखना। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है, यहाँ लिख ही दो कि ये हमारा एम्प्टी सेट है। तो ऐसे करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाले पे फोकस करना। उसने हमें जो है ना कुछ ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है -5, फिर -√3, फिर -1/2, फिर 0, फिर 2/5, और ऐसे कर करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इनमें से बताओ नेचुरल नंबर कौन से हैं। तो आप देख लो नेचुरल नंबर कौन से हैं। नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या इनमें से यहाँ कोई बैठा है, तो आप देखोगे कोई भी नहीं है इनमें से, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो लिख देंगे नन, एक भी नहीं है। ठीक है जी, नेचुरल नंबर इनमें से कोई भी नहीं है। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, ये सब चलते हैं, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर कौन कौन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0 तो बैठा है जी, तो 0 तो आ ही गया। ठीक है, 0 तो यहाँ आ गया। 0 के अलावा कोई और होल नंबर है नहीं, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, और कोई नहीं है, बस फिर ये एक ही है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, 0, एक ही एलिमेंट मिला। फिर आ गया इंटीजर कौन कौन है। तो इंटीजर पहले आप देख लो कि होते कौन है। 0 होता है 1 -1, 2 -2, फिर 3 -3, और ऐसे करके जो हमारे इंटीजर्स हैं इन सबको इंटीजर बोलते हैं। तो ऐसे वाले ढूंढ लो यहाँ कितने हैं। 0 हो, 0 आ जाएगा सबसे पहले। फिर प्लस वाले लिख देख लो, कोई 0 के अलावा कोई प्लस का इंटीजर है नहीं, ये तो फ्रैक्शंस हैं, ये भी फ्रैक्शंस हैं। माइनस में एक ये बैठा है बस -5, ये दो ही इंटीजर हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर आ गया। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोलते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो या इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन है रैशनल नंबर में। सबसे पहले -5 बिल्कुल है,
क्यों है? क्योंकि हम इसके अपॉन में 1 लगा के ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। फिर है माइनस का √3, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि अंडर√3 इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नहीं है। फिर आया -1/2, ये बिल्कुल है रैशनल। 0 भी है, 2/5 भी है। पाई नहीं है क्योंकि पाई तो इरेशनल होता है, ऐसा हमें पता है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। फिर ये वाला देखो 13.4, ये तो रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक स्टेप तक चल के रुक गई। फिर 1/3 भी है, 19/2 भी है, ये सब रैशनल है। ठीक है। और फाइनली कहते हैं रियल नंबर। तो रियल तो ये सारे ही हैं प्यारे बच्चों। तो ये सारे के सारे पूरे जो सेट ए है ना, पूरा उठा के लिख देना, वो सारे रियल हो जाएंगे। ठीक है। अगर इसी में इरेशनल ही पूछता तो इरेशनल में एक तो ये आ जाता और एक ये आ जाता। ये दो लोग इरेशनल में आ जाते, बाकी सारे रैशनल हैं, ये दो इरेशनल हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि इन सबको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, x इज अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 5। ओके, 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 5 है। तो मान लेते हैं पहला नंबर बना 1, मान लो मैंने पहला डिजिट 1 ले लिया, तो दूसरा डिजिट 4 हो सकता है और साथ ही साथ 4 1 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम 1 4 लेते हैं तो साथ ही साथ उसको पलट भी लो, 4 1 भी हो जाएगा। फिर हमने यहाँ लिया 2, तो इसके साथ आना पड़ेगा 3 को, क्योंकि तभी तो मिला के 5 बनेगा। उसने बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम कितना है? 5 है। तो साथ ही साथ आ गया 3 2। अब 2 के बाद आता है 3, वो यहाँ पहले ले ही चुके हैं 3। 3 के बाद 4 यहाँ आ चुका है। अगर कोई बच्चा कहे जी 0 क्यों नहीं लिया आपने, 0 5, तो ये तो जब किसी डिजिट के आगे 0 लगाओ उसको हम काउंट नहीं करते, ये 1 डिजिट नंबर ही माना जाएगा। ठीक है। चाहे इसके आगे आप 2 0 लगा लो, 3 लगा लो, अभी भी ये सिंगल डिजिट नंबर में काउंट होता है। बट अगर आपने 0 5 लिया और उसका उल्टा किया 5 0, तो ये बन गया 2 डिजिट नंबर, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो उसको 2 डिजिट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कि यही हैं वो सारे नंबर्स। ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर भी हैं और जिनके डिजिट्स का सम 5 भी है। तो इनको आप यहाँ सेट बना के ऐसे लिख दीजिएगा। 4 1 4 हो गया, 23 हो गया, 32 हो गया, 41 हो गया और 50 हो गया, ऐसे बन गया। ठीक है। बस यही है जिनके डिजिट्स का सम जो है वो 5 है। फिर नेक्स्ट देखें ये वाला, x इज़ एन इंटीजर एंड ये क्या लिखा है? देखो, आप देखो उसने ऐसे करके लिख दिया, ऐसे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कोई नंबर है, हमने लिया पॉजिटिव लिया, मान लो पहले पॉजिटिव नंबर देखा तो 4, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही है। 4.3, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4.3 ही है। 7.9, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7.9 ही है। तो क्या समझे कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वो खुद ही है। ठीक है। तो यहाँ से अच्छा 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मॉड x का वैल्यू x ही होगा, वही होगा खुद। कब? जब x हमारा 0 हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, पहला पॉइंट पूरा हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर आ गए तो आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है 4। मतलब अगर वो नेगेटिव है मॉड के अंदर, अगर इसको मॉड बोलते हैं, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव बैठा है तो आपने उसके आगे एक और नेगेटिव अपनी तरफ से लगा देना है, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अंदर नेगेटिव है, अगर हमारा x क्या है? नेगेटिव। अगर अंदर नेगेटिव है तो आप क्या करो? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दो। तो x तो नेगेटिव है, उसके आगे एक और नेगेटिव ऐसे लग गया, -x। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर तो नेगेटिव है उसका मॉडुलस होगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव है ही। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है। देखो क्या दिया है, उसने बोला है कि x एक इंटीजर है जिसका मॉड 9 या फिर 9 से बड़ा है। तो देखो प्यारे बच्चों, 9 का मॉड क्या है? वो 9 है। -9 का मॉड क्या है? वो भी 9 है। माइनस ऑफ
-9 ऐसे सिखाया ना कि अगर ये नेगेटिव हो तो उसके आगे एक माइनस अपनी तरफ से लगा दो। तो 9 का मॉड 9 है और -9 का मॉड भी 9 है। अब अगर मैं 9 से बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ -9 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अगर मैं इस तरफ कोई नंबर लेता हूँ 10, 11, 12 या 9 पॉइंट समथिंग डेसिमल कुछ भी, उसका मॉड ऑब्वियसली 9 से बड़ा आएगा, 9 से बड़ा आएगा। यहाँ बड़े की बात की है ना, तो वो सारे x मेरे इसके पार्ट हैं, ठीक है। सारे इंटीजर 9 से बड़े सारे इंटीजर इस सेट का पार्ट बनेंगे। और 9 से अगर छोटा आ गया, जैसे -10 आ गया, तो मुझे पता है -10 का जो मोड है वो तो 10 है, तो ये भी, ये वाला देखो 9 से तो बड़ा है ये, तो इसका मतलब इधर वाले भी सारे इंटीजर आएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला प्यारे बच्चों कि इसमें आपके पास +-9, फिर +-10, +-11, +-12, ऐसे करके जितने भी इंटीजर आगे चलते जाओ ये सारे आएंगे। 9 से आगे वाले, 9 से आगे जितने प्लस के हैं वो, और -9 से छोटे जितने भी हैं वो सब आएंगे। तो उनको इकट्ठा लिखने का तरीका ये है कि आप उसको प्लस माइनस करके लिख दो कि +-9, +-10, +-11, ऐसे करके सारे जो हैं वो आ जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास है वो कहता है कि X इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड स्वीट। इस वर्ड के जो लेटर हैं उनका सेट बनाओ। तो एक तो S हो गया, इसमें एक W हो गया, एक E हो गया। E 2 बार आया, पर हमें पता है कि 2 बार हम लिखते नहीं किसी को, एक ही बार लिखते हैं। और ये हो गया ये। तो इस तरीके से ये बन गया इसका रोस्टर फॉर्म में। फिर नेक्स्ट क्या है देखो जी, नेक्स्ट में वो कहता है कि x सच दैट x इज इक्वल टू n+1/n, और n इज नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 6। दोनों बातों का ध्यान रखना, n की वैल्यू नेचुरल रखनी है और 6 से छोटा रखना है। तो 6 से छोटे जो नेचुरल हैं वो तो यही हैं, देख लो आप, 6 से छोटे। अगर आपने 1 लिया, 1 पहले वाला, यहाँ रखो n का वैल्यू 1, यहाँ 1 किया, यहाँ 1 किया, तो ये 1 + 1 2/1 बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले बना हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं 2/1, अपॉन में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, 1 हो गया। अब ये 2 रखो इसमें जरा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो 3/2, तो ये बना 3/2, ठीक है। फिर अब ये 3 इसमें पुट करो, यहाँ 3 रखा, यहाँ 3, तो न्यूमरेटर बन गया 3 + 1 4/3, तो ये बना 4/3। फिर उसके बाद ये बना 4, ऐसे 4 + 1 5, 5/4, ये बन गया 5/4। और सिमिलरली जब 5 पुट करोगे तो वो हो जाएगा 6/5। तो ये बन गया जी इस सेट का रोस्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, x सच दैट x इज़ अ कंपोजिट नंबर। x एक कंपोजिट नंबर है, तो बना दो कंपोजिट नंबर का सारा जो सेट है, ठीक है। कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं 4 से, ठीक है। 1 को हम बोलते हैं 1 नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, और 2 और 3 जो है वो प्राइम में जाते हैं, कंपोजिट शुरू होते हैं 4 से। तो ये हो गया 4 के बाद नेक्स्ट आता है 6, फिर नेक्स्ट आता है 8, 9, 10, 11 प्राइम में चला जाता है तो 12, 13 प्राइम में चला जाता है तो 14, 15, 16, 17 प्राइम में चला गया तो 18, 19 प्राइम में चला गया तो 20, और एंड सॉन, ये कहानी चलती जाएगी। तो ये आ गया सारे कंपोजिट नंबर। इसमें उसने हमें बोला राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें जो फर्स्ट सेट है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो जो आपको नज़र आती है। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी ये सारे इवन नंबर हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हमने लिखना है कि x सच दैट x इज एन even number, x such that x is an even number। तो एक तरीका ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है प्यारे बच्चों, कोई बच्चा कहेगा सर जी ये तो 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 का टेबल, ठीक है। मौके पे हमारे दिमाग में क्या आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, ठीक है, मतलब 2 इंटू समथिंग। जैसे ये वाला है ना पहला नंबर,
ये 2 इंटू 1 है, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर है ये 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो मैंने ये जो 1 आया, फिर ये 2 आया, आगे 3 आएगा, इस सबको मैंने m बोल दिया, m, कि 2 को m से मल्टीप्लाई करके ये मिलता है। फिर मैंने यहाँ बताना है कि m कौन है, तो मैं कहूँगा m एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर इसका मीनिंग हो गया कि ये 2 का टेबल है। और इसी बात को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है, वो एक ही बात है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट में देखोगे तो आप यहाँ 3 का टेबल लिखा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, पर पूरा नहीं है। जैसे पूरा इन द सेंस ये नहीं कि इनफाइनाइटली आगे चलता जाएगा, ये सिर्फ 5 तक है, तो आपने को यही बात यहाँ पे लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, पहले इस सेट का नाम रख देते हैं, बी रख देते हैं इसका नाम, 3 6 9 12, 3 6 9 12 15। फिर ये बन गया हमारे पास x सच दैट x, अब कोई बच्चा कहेगा सर जी ये 3 का टेबल है, तो वो कैसे लिखेगा, x इज इक्वल टू 3m। फिर वो बताएगा m कौन है, m एक नेचुरल नंबर है, पर एक कंडीशन और भी है। जैसे ये पहला नंबर है, ये 3 1 ज़ा है, फिर ये 3 2 ज़ा है ना, फिर ये वाला 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा हैं, तो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, पर 5 से आगे नहीं है। तो फिर ये चीज़ भी मुझे यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी कि m 1 से स्टार्ट हो करके और 5 तक जाता है। m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन, और ये नीचे जो डंडी लगी है इसको बोलते हैं इक्वल। m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर लेस देन और इक्वल टू 5। m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और 5 तक जाती है, और वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 5 तक वो यही होते हैं, वो यहाँ रखो, मतलब उनको 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेट, तो आपको सेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर इसी बात को अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता है वर्ड्स में कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एंड और कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी कि 3 के टेबल में तो आता है, फिर कंडीशन लगानी है, एक हमें बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव मल्टीपल है ना, ये भी बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव है। यहाँ यहीं कर देते हैं, x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। और क्या कंडीशन लगाएंगे कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, कि 15 से आगे नहीं जाना, ठीक है। 3 के तो बहुत सारे पॉजिटिव मल्टीपल हैं, 3 के बाद जैसे 15 के बाद 18 भी आता है, 21 आता है, सब आते हैं, तो हमने वो भी कंडीशन यहाँ लगा दी। अब ये कंप्लीट हो गया अपने आप में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो यूनिक नहीं होता हमारा आंसर, बस हमने ऐसा तरीके से लिखना है कि सारे एलिमेंट्स हमें कवर होते हुए दिखें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में उसने हमें दिया है, मान लो इसका नाम हम सी रख देते हैं, 1 4 9 16 डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसे है। तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पहला 1 का स्क्वायर है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व कर लिया तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे कि x सच दैट x इज़, मान लो चलो n स्क्वायर, फिर कॉमा लगा के बताएंगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, मीन्स नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं ये उनका सेट है, बस इतना काफ़ी है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में उसने हमें क्या बोला कि मेरे पास हैं 8 9 10 11 12, है ना, डैश 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 लगा है, मतलब सारे हैं ये, 8 से लेके आगे की सारी काउंटिंग है बेसिकली। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड,
और क्या बोलेंगे कि x 8 से स्टार्ट होके और उससे बड़े सारे नेचुरल नंबर है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ऐसे शो करेंगे। फिर हमारे पास ये वाला है, मान लीजिए फिफ्थ, ये हमें दिए हैं 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसको, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे के सारे जो है ना नंबर्स, ये 6 के फैक्टर हैं। देखो 6 के, ये 1 के टेबल में भी 6 आता है, फिर 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, और 6 के टेबल में तो 6 आता ही है। 6 को इनके अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर्स में कोई और फैक्टर नहीं होता। तो हम यही लिख देंगे कि यहाँ पे किन का सेट है, दिस इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। तो लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, पहला हो गया नेचुरल नंबर है, और क्या है, x इज फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। x जो है वो 6 का फैक्टर है और नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया। फिर उसने लास्ट में एक हमसे क्वेश्चन और पूछा है, कैन टू डिफरेंट सेट्स हैव सेम रोस्टर फॉर्म, क्या दो अलग अलग सेट्स का सेम रोस्टर फॉर्म हो सकता है। तो एक बात समझें, जब हम एक सेट को, किसी भी एक सेट को दो दो तीन तीन तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जब उन सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने उसको दो तरीके से, तीन तरीके से लिखा है, जब उसकी हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो वो तो एक ही बनेगी ना। जैसे मान लो इसके बारे में पहला हमने लिया था, सबसे पहला हमने क्या लिखा था, पहली बार हमने लिखा कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का टेबल है। फिर हमने एक बार लिखा था कि ये सारे इवन नंबर हैं, नेचुरल नंबर। तो जब उनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे यानी उनकी लिस्ट बनाएंगे तो यही बनेगी, दो दो तीन तीन चार चार थोड़ी ना बनेगी। सेट बिल्डर फॉर्म में उसको दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, बट दो दो तीन तरीके से जो भी लिखा है उनकी जब रोस्टर फॉर्म बनाएंगे वो एक ही बनेगी। तो टू डिफरेंट सेट्स कैन हैव सेम रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे इसने एक डिफरेंट वर्ड डाल दिया है ना, डिफरेंट, सेम रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे यही इसमें बोला जा सकता है बच्चे कि यस, अगर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है तो उनका सेम रोस्टर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, हमने बताने में से कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो इक्वल सेट की क्या प्रॉपर्टी थी, इक्वल सेट की प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एलिमेंट्स इटसेल्फ आर इक्वल, जो एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेम ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम सब में चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहला वाले को चेक करते हैं। पहले हमने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है 1 2 3। अब देखो ये ई दोबारा आ गया है ना, तो इसको मैं काउंट नहीं करता क्योंकि रिपीटेशन सेट्स में मीनिंगलेस होती है। 3 हो गए, 4 5, 5 एलिमेंट मानने जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5। पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड है कि इसमें भी 5 ही एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एलिमेंट सेम है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ ई मिला, यहाँ भी ई है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है। तो ये बिल्कुल सेम हो गया। तो लिखेंगे दीज आर इक्वल सेट्स, ये इक्वल हैं। अब इसको देखते हैं, पहले काउंट करो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जहाँ ए है तो इसमें भी ए होना चाहिए। देखो ये बैठा है, यहाँ बी है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ पाई है, ये पाई बैठा है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 बैठा है। तो इसमें भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ये भी हो गया हमारा इक्वल सेट, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पहला सेट उसने दिया x इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर, ऐसे वो कहता है इसकी जीरोस ढूंढो। जीरोस का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, x की ऐसी वैल्यू, ध्यान से सुनना, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे को, पूरी पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। तो सोचो कौन सी वैल्यू x की ऐसी, तो ऑब्वियसली एक ही है, ज़ीरो रखेंगे तभी ये पूरा ज़ीरो बनेगा। तो इस वैल्यू को हम ज़ीरो कहते हैं। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
देखो एक और एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x-1, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ ना, यहाँ 1 रखता हूँ, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो मैं कहूँगा x इज इक्वल टू 1 जो है ना वो इसका 0 है। 0 का मतलब ये नहीं कि हर बार 0 ही आएगा, 0 का मतलब है x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना देती है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो पी एक्स इज इक्वल टू 2x-6, ठीक है। अब यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखें कि ये पूरा 0 बन जाए सारा, तो x का वैल्यू है वो 3 रखूंगा, 3 2 6 हो जाएंगे, 6 - 6 0। तो x इज इक्वल टू 3, x का वो वैल्यू है जिसने इसको 0 बना दिया, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो इस सेंस में मतलब x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती है। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को 0 करने वाली कौन सी वैल्यू है, तो वो तो सिर्फ 0 ही है। तो जो हमारा पहला सेट है उसमें एक ही एलिमेंट आ गया 0, बस ये आया पहला सेट। अब दूसरा क्या है, दूसरा है x इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या है कि हमें एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, फिर वो बात कर रहा है इसके रूट की, ठीक है, इसका रूट। अब ध्यान से सुनना, एक होता है पॉलिनोमियल, एक होता है इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल में जिसको 0 कहा गया है, पॉलिनोमियल में जिस वैल्यू को क्या कहा गया है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना देती है। इक्वेशन में उसी को रूट कहते हैं। इक्वेशन अगर हो तो उसी वैल्यू को जो इसको 0 बना दे, जो इसको, ठीक है, 0 बना देगी, तो उसको ही रूट कहते हैं। बेसिकली बोलने का तरीका ऐसा रख सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाए, वो रूट है। तो जिस चीज़ को हम यहाँ रूट कहते हैं पॉलिनोमियल्स में, उसी को 0 कहते हैं। तो फिलहाल इतना समझना, वो सेम चीज़ होती है। तो इसको 0 कौन करेगा, वही अब x इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा सेट भी क्या लिखा हुआ है, 0 ही है। तो ये दूसरा सेट भी क्या लिखा हुआ है, 0 ही लिखा हुआ है। तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली 10th में आया करता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ। इसमें उसने कहा है कि x हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। x की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 या 1 से लेस है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या होती है, तो ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने का मतलब है कि उसकी जो जो उसमें नंबर इन्वॉल्व है ना, प्लस माइनस के साइन पर ध्यान दिए बिना, प्लस माइनस के साइन पर ध्यान दिए बिना, -6 इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम 6 ही मानेंगे, ठीक है। +6 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी 6 मानेंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने का तरीका है। वैसे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का वही मीनिंग होता है, जैसे एक बंदे को 100 रुपये का नुकसान हुआ, एक को 100 का बेनिफिट हुआ। अब रियल लाइफ में देखें तो ये तो सिचुएशन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ना, बट न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर इन्वॉल्व है। वो बात अलग है कि यहाँ 100 बेनिफिट है, यहाँ 100 लॉस है, वो एक अलग कहानी है, बट न्यूमेरिकली इक्वल है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखें कि उसने बोला है, सॉरी, उसने बोला है कि पहला है कि x हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 से छोटे नंबर्स, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहाँ पे आ गया कि x इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप सोच के देखें कि इसको जो है ना x² - 1 इक्वल टू 0, इसके रूट ढूंढते हैं, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये 0 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली एक तो दिखाई दे रहा है कि अगर सर x की वैल्यू हम 1 ले लें, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया। और भी कोई हो सकता है क्या, तो आप x की वैल्यू -1 ट्राई करके देखें, क्योंकि मुझे पता है कि -1 का जब स्क्वायर करते हैं वो 1 ही होता है। तो 1 - 1 फिर से 0 आ गया। तो इसमें हमारे पास -1 और 1 करके दो वैल्यूज़ आ गई। तो देखो ये डिफरेंट सेट हैं, ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, है ना, बिकॉज यहाँ 0 है वो इसमें नहीं है, इसमें -1 है वो उसमें नहीं है।
तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। एक दो नया कॉन्सेप्ट आए तो उसको एक दो बार सुन लो, मतलब बैक करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं कि यहाँ पे उसने बोला है कि 5, 10, 15, 20, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसमें है 1, 2, 3, 4 और आगे ये डैश 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 लगा है। इसका मीनिंग है कि ये चलता जा रहा है ऐसे ही, मतलब जैसे 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, वो चलेंगे, वो इसमें सब हैं। तो इसमें तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं और इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल। तो ये हमने समझना है। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो फाई है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। बट ये जो ऐसे करके उसने लिखा है, बीच में ये डाल दिया, मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसका एक मेंबर है और वो मेंबर है फाई। तो ये कैसे इक्वल हो जाएंगे, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। हमने बोला है एम्प्टी सेट का मीनिंग है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बट इसमें तो एक एलिमेंट है, ये बैठा है, तो दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने जब आपको एम्प्टी सेट समझाया था तब भी समझाया था कई बार। देखो एम्प्टी सेट को लिखते हैं ऐसे, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट अगर इसको किसी बच्चे ने ऐसे देखा, ऐसे लिखा, तो अब ये एम्प्टी नहीं रहा, बिकॉज इस ब्रैकेट के अंदर एक मेंबर आके बैठ गया। वो मेंबर खुद फाई है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस चाहे कोई भी है, जब बीच में कोई बैठा है ना, तो फिर वो एम्प्टी नहीं है, तो ये एम्प्टी नहीं माना जाएगा। एम्प्टी सिर्फ ये है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ये नॉन एम्प्टी है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखते हैं, ये कहता है x बिलोंग्स टू z, मतलब x एक इंटीजर है, ठीक है, और इसका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये ध्यान से देखना जरा, उसने बोला है कि इंटीजर है, इंटीजर है तो मतलब पक्का इनमें से कोई होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इनमें से कोई होगा, ठीक है, ये पक्का है। पर कौन होगा वो इससे पता चलेगा, ये कंडीशन हमें दी है। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ से आपको ना कुछ और चीज़ें भी एक दो सिखाता हूँ, ठीक है। अब आप विचार करो कि ये 3 ब्रैकेट्स हैं, बेसिकली 3 कुछ एक्सप्रेशंस हैं, 3 नंबर हैं बेसिकली, ठीक है। एक मान लेते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, और तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0। तो जब भी कुछ आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस हों और उन सबको मल्टीप्लाई करके 0 आए, तो आपने बोलना है कि या तो पहले वाला 0 है, या फिर दूसरे वाला 0 है, या फिर तीसरे वाला 0 है। कम से कम तीनों में से कोई एक तो पक्का 0 होगा, तभी तो 0 इंटू समथिंग 0 आता है। अगर सारे नंबर नॉन जीरो हो गए, मान लो ये भी नॉन जीरो है, 2 है, मान लो ये नॉन जीरो है, 3 है, ये मान लो 1 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो अगर इनको किसी प्रोडक्ट को अगर 0 बनना है, तो उस प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया, उनमें से कोई ना कोई एक, एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए। एक से ज़्यादा 0 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 जीरोस हो सकते हैं, बट कोई एक की वैल्यू 0 जरूर होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लिखेंगे कि ये सब जो है ना, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ईदर x माइनस 1 इज 0। अगर x माइनस 1 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, -1 को इधर शिफ्ट किया 1। अगर फिर आएगा और x प्लस 2 0, ये भी हो सकता है कि दूसरे वाला 0 हो, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2 और यहाँ से वैल्यू आएगा 3, ठीक है। तो इस सेट के 3 ही मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, 1, -2 एंड 3। अब जिसके मेंबर्स 3 ही हैं तो वो तो फाइनाइट हुआ ना। फाइनाइट यही तो पढ़ा था हमने कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, तो ये हो गया जी फाइनाइट सेट। फिर दूसरे वाला, x सच दैट x एंड 2 आर को प्राइम। देखो एक कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, को प्राइम, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं,
को प्राइम। को प्राइम उनको बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा पेयर, मान लीजिए ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, ऐसा पेयर जिनका HCF ए कॉमा बी इज सेट टू बी को प्राइम। ये जो बना हुआ है पेयर, इसको हम को प्राइम कहेंगे, इज सेट टू बी को प्राइम इफ HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का HCF इज 1। ये डेफिनेशन है को प्राइम की, ठीक है। तो उनका HCF 1 होना चाहिए। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जो इनको दोनों को कट कर सकता है, 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो चलो देखते हैं कौन कौन आएंगे इसमें। 2 के साथ जिसका कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1 आ गया, क्योंकि 1 और 2 इनको आप देखोगे तो सिर्फ 1 ही है जिसके टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो एक तो 1 हो गया। फिर मैंने लिखा, अगर कोई बच्चा कहेगा सर इसके बाद 2 ले लो, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, तो ये तो दोनों 2 के टेबल में आ गए ना। मैंने बोला था सिर्फ 1 के टेबल में आए, 1 के अलावा किसी और के टेबल में ना आए, तो ये गड़बड़ हो गई, 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आया तो हमने लिया 3। अब देखो ये 1 के टेबल में ही दोनों आते हैं, ठीक है, और किसी के टेबल में ये दोनों नहीं आते। तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर मिला हमें 3, फिर ऐसे ही नेक्स्ट मिल जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, और ये तो ऐसे चलता रहेगा। जब ये चलता ही रहेगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, तो ये सेट भी हमारा क्या माना जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये कहानी बनी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये कहता है कि x इज़ अ रैशनल नंबर एंड बिटवीन 3 एंड 4। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है प्यारे बच्चों, कि जब भी हमें कोई भी नंबर लाइन के ऊपर ऐसे कोई दो नंबर दे दिए, मान लो ये a और ये b, कुछ भी दो नंबर, चाहे वो कितने ही छोटे हों कितने ही बड़े हों, तो उनके बीच में इनफाइनाइट ही तो रैशनल होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट रैशनल्स मिल सकते हैं और इनफाइनाइट इर्रेशनल मिल सकते हैं। तो ये बात तो फिर इसमें जो है ना, देखा जाए तो फिर 3 और 4 के बीच में तो रैशनल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये सेट भी कैसा बन गया, इनफाइनाइट सेट। ऐसे हमने ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 0, फिर 1 का होता है 1, 2 का होता है 2, और कोई मतलब पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं, चाहे डेसिमल में हो, जैसे 3.2, तो उसका हो जाएगा 3.2, पॉजिटिव्स में ये है। फिर नेगेटिव आ गए, जैसे -1, तो उसका होता है 1, -2 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 2, -3 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 3। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर नंबर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव के सामने एक नेगेटिव हमने लगा देना है, ये याद रखना है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप लिखने को चाहो तो लिख भी सकते हो कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब तक x हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, तो फिर मॉड x की वैल्यू, मॉड बोल दो इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, एक ही बात है, मॉड x की वैल्यू x ही होती है, ठीक है। अंदर 5 है 5 ही आ जाएगा, 7 है 7 ही आ जाएगा। अगर वो इक्वल टू 0 हुआ तो फिर उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, है ना, तो भी x ही हुआ। बट अगर बाई चांस वो लेस देन 0 हुआ, तब हमें उसके आगे एक माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉजिटिव बनेगा। अगर x खुद नेगेटिव है, जैसे मान लो x -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे को देखनी है, तो मुझे इस -5 के सामने एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तब बनेगा 5। तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 5। तो अब ये वाला काम उसने हमें दिया। तो इसमें इस डेफिनेशन की लाइट में हम इसको चेक करते हैं कि वो कहता है कि x एक इंटीजर है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5 है, 5 या 5 से बड़ी है, सॉरी 5 या 5 से बड़ी है। तो अब आप विचार करें, एक एक करके चेक करते हैं कि
पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू 5 किस किस की होगी। तो एक तो 5 की होगी और एक -5 की होगी, दो हो गए ना, +5 और -5 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5। अब उससे बड़ी, बड़े तो उससे इनफाइनाइट नंबर है ना, 5.1 प्लस का, 5.1 माइनस का, वो भी आ जाएंगे, जितने मर्जी ले लो। तो इसमें जो है ना अगर मैं पॉजिटिव सिर्फ इंटीजर की भी बात करूं, है ना, जैसे उसने यहाँ इंटीजर की बात की है तो सिर्फ इंटीजर्स देखने हैं। वैसे तो डेसिमल वाले भी हैं, पर वो तब होता जब यहाँ रैशनल या इरेशनल या रियल कोई ऐसा वर्ड लिखा होता। बट अभी इंटीजर बोल रहे हैं तो +-5 +-6 +-7 +-8 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर हैं जिनकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे वो 5 से बड़ी आएगी या 5 आएगी, राइट। तो फिर ये कैसा सेट हुआ, तो ये ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट सेट हुआ।